जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज़ की जो है भाग 3 को पढ़ रहे हैं और भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को कवर करते हैं। तो उस भाग 3 है, मूल अधिकार है, उसके जो है लगभग 35 अनुच्छेद को जो है हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में जाना कि कौन से अनुच्छेद जो है किस बात का और किस चीज़ का जो है प्रावधान करता है। तो ये बात जो है हम लोगों ने जाना और इस वीडियो में जो है हम लोग भाग 3 ही पढ़ेंगे, यानी कि मूल अधिकार ही पढ़ेंगे। और इस मूल अधिकार में जो 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद है, उसमें से कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें विशेष तथ्य छुपे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में जो है मित्रों, हम अनुच्छेद की मदद से ये बताएंगे कि कौन से जो है विशेष तथ्य है जो उस अनुच्छेद में मौजूद है, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मित्रों, बात की जाए राइट टू एजुकेशन एक्ट की, यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात किया जाए तो ये जो है 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 को जो है यह लागू हो गया। तो परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि RTE एक्ट 2001 में आया और 1 अप्रैल 2010 को जो है यह लागू हो गया और यह जो है एक मानव अधिकार भी है। यह जो है एक मानव अधिकार भी है, तो यह आपको जो है ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज से। मान लिया कि अनुच्छेद 12 में जो है किस चीज़ के प्रावधान किए गए हैं। तो 12 में किस चीज़ के प्रावधान किए गए हैं, इस बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा कि उसमें जो है राज्य की परिभाषा की बात जो है अनुच्छेद 12 में कही गई है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो इसमें जो है ऐसे विधि और विधान की बात की गई है जो कि संविधान के जो है मूलभूत ढांचा से जो है परे हो, यानी कि सरकार अगर कोई विधान या विधि या कोई विधेयक लाती है और जिसका संबंध जो है कहीं ना कहीं मूल भाषा के क्षेत्र को जो है अतिक्रमित करता है, तो इस प्रकार जो है वह संविधान जो है उसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसे क्या अवैध घोषित कर सकती है, हाई कोर्ट जो है उसे अवैध घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 13 में जो है फंडामेंटल राइट, इसमें बताया गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है। अगर संविधान में जो है जो संघात्मक जो संविधान का ढांचा है उसका अगर जो है फंडामेंटल राइट अतिक्रमण करता है, तो इस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है तो इसमें जो है न्यायालय जो है यह इसका जो है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन भी जो है कर सकता है। तो ये जो है ये शक्ति जो है अगर संविधान की सर्वोच्च है और न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है जुडिशियल रिव्यू की, ये आर्टिकल 13 के तहत जो है इसको प्राप्त है। इसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 में बात करें मित्रों, तो अनुच्छेद में जो है मित्रों जन्म के स्थान का वर्णन है, यानी कि जन्म स्थान की बात कही गई है। लेकिन अगर निवास स्थान के आधार पर भी जो है कोई भेदभाव या उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भी जो है इसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अब बात करें आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की, तो क्लॉज 3 में कहा गया है कि इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो राज्य होते हैं स्टेट, वह जो है स्त्रियों और बालकों के लिए जो है विशेष प्रबंध कर सकता है, स्त्रियों और बालकों के लिए जो है विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 15(3) में कहा गया है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल 15 के ही क्लॉज 4 में जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के कोई भी वर्ग हो उसकी उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए विशेष उपबंध जो है कर सकता है और ऐसे विशेष प्रावधान को जो है आर्टिकल 15 का जो है उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये जो है शक्ति राज्य को दिया गया है कि राज्य जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े जो है बालक और स्त्री के लिए जो है ऐसा प्रावधान SC ST के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में मित्रों कहा गया था कि अनुच्छेद 16 में कहा गया था कि लोक नियोजन के विषय में, यानी कि सरकार के जितने भी लोक नियोजन की सेवाएं होंगी उसके विषय में, उस सब्जेक्ट में जो है ये अवसर की समानता सबको प्राप्त है, यानी कि सबको समान अवसर जो है दिया जाएगा। लेकिन उसी आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में कहा गया है, क्लॉज 4 में कहा गया है फ्रेंड्स कि क्लॉज 4 में जो है पिछड़ेपन की बात कही गई है और यह जो पिछड़ेपन है क्लॉज 4 में
ये जो है पिछड़ेपन है, यह जो है सामाजिक पिछड़ेपन की बात कही है। और यह जो पिछड़ेपन है, यह जो है कैसा पिछड़ेपन है? सामाजिक पिछड़ेपन है। और इंदिरा सहनी मामला आया था 1992 में, तो उसमें जो है यह अभी निर्धारित किया गया कि आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होगा, किसी भी स्थिति में आरक्षण जो है 50% से ज़्यादा नहीं होगा। यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी 1992 का एक मामला है, इसमें यह बात कहा। और साथ ही साथ जो है इसी मामले में ही जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी जो है प्रतिपादित किया। और उसके बाद बात करें तो जुडिशियल रिव्यू भी जो है इसका किया जा सकता है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है। यानी अगर सरकार कोई विधि विधेयक या कानून बना देती है और इस स्थिति में जो है मैंने अगर 16 के क्लॉज 4 के तहत विधि विधान बनाती है तो इसका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन भी हो सकता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना। उसके बाद पिछड़े वर्गों की पहचान का जो है, यानी कि ओबीसी जो होते हैं उसके पहचान के लिए उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और उसके बाद बात करें संसद ने जो है अस्पृश्यता अधिनियम, यानी कि पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट ने जो है अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया है। और इसका नाम बदलकर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 अब कर दिया गया है। इसमें दंड भी विहित किया गया, यानी कि इसमें दंड का भी जो है प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संसद ने 1989 में बात करें तो 1989 में जो है संसद ने जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट यानी कि अत्याचार निरोधक अधिनियम लाया, जो कि कब लाया? 1989 में लाया। और इस अधिनियम में जो है सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा, न कि वादी पर। तो इस अधिनियम में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि ये जो है अत्याचार को जो है सिद्ध करना है, ये इसका जो है ये अभियुक्त पर भार होगा इसका, न कि वादी पर। उसके बाद बात करें मित्रों तो 1954 में जो है 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए। ये बात हो रही है आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में जो है उपाधि के अंत की गई है। तो वर्ष 54 में जो है भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए, और ये जो है मेडल के रूप में है। ये एक भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 प्रकार के जो है मेडल के रूप में जो है सम्मान प्रारंभ किए भारत सरकार ने। लेकिन बात करें तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मान को जो है प्रदान करने पर रोक लगा दी। कब? 1977 में। लेकिन फिर 1980 में जो है जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो तब से जो है यह लगातार प्रदान की जा रही है। तो यह जो है फिर से प्रारंभ हो गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों चलते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या विशेषता है? तो आर्टिकल 19 में बात करें तो आर्टिकल 19 में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कही गई है। आर्टिकल 19 में जो है फ्रेंड्स वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। तो इसमें भी जो है आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार के जो है आज़ादी हम लोगों को मिली है, और देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले बात करें तो 19(1) के क्लॉज क में कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये जो आर्टिकल 19(2) दिया गया है, ये जो है इस पर निर्बंधन के लिए प्रयुक्त होने वाले अनुच्छेद है। उसके बाद बात करें तो 19(1) ख में जो है कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से और हथियार रूप तरीके से जो है कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के। और इस पर निर्बंधन की बात होगी तो ये निर्बंधन जो है क्लॉज 19(3) से जो है इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 19(1) ग में इसमें प्रावधान किया गया है कि संगम संघ और सहकारी समिति, यानी कि संगम संघ या सहकारी समिति जो है बनाने का अधिकार दिया गया है, और देश के वो किसी विभाग में कहीं भी बनाया जा सकता है। और इस पर निर्बंधन की बात जो है ये आर्टिकल 19(4) में कही गई है। उसके बाद आर्टिकल 19(1) के घ में कहा गया है अबाध संचरण की व्यवस्था इसमें की गई है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि पूरा भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जितने भी स्टेट में हम कहीं भी घूम सकते हैं बिना कोई रोक टोक के, अबाध संचरण के। और इस पर निर्बंधन जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 19 के 1 अंग में, तो इसमें जो है देश के किसी भी भाग में निवास कर लेने या कहीं भी बस जाने का अधिकार दिया गया है, और इस पर निर्बंधन जो है आर्टिकल क्लॉज 19 के क्लॉज 5 द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद बात करें मित्रों तो अगला जो प्रावधान है आर्टिकल 19 के 1 के 6 में, तो 19 के 1 के 6 में दिया गया है वृत्ति और उपजीविका या व्यवसाय, यानी कोई भी वृत्ति उपजीविका या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है 19 के 1 में 6 में की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
अनुच्छेद 19 में जो है इस 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रेस और विज्ञापन की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये 19(1) के क से संबंधित है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कब आया, तो ये जो है 2005 में आया। तो ये सब जो है कुछ तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 19 का जो है निलंबन कब कब होता है, यानी कब कब जो है ये हमारी जो आज़ादी है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक की आज़ादी, इसका निलंबन कब होता है, तो ये बात जो है इसमें पढ़ना है। तो जब जो है अनुच्छेद 352 के अधीन जो है, जब अनुच्छेद 352 के अधीन जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जब 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के अनुसार जो है आर्टिकल 19 जो है स्वतः जो है ख़त्म हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, जब 352 के अनुसार जो है इमरजेंसी लगेगा। और तब जो है अनुच्छेद 358 के अनुसार जो है 19 जो है स्वतः खत्म हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तब निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की उद्घोषणा जो है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हो, यानी कि बाह्य आक्रमण पर आधार पर हुई या सशस्त्र विद्रोह को जो है इसमें चेंज किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ केवल तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण नहीं हुई हो, बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो सशस्त्र विद्रोह का जो है कार्यक्रम ख़त्म कर दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) की। तो 19(2) में जो है फ्रेंड्स, 19(2) में कहा गया है कि एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, विदेशी राज संबंध, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन। तो भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन आदि आधारों पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन किया जा सकता है। ये बात जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया गया कि भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन आदि के आधार पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन किया जा सकता है। तो ये जो है भारतीय संविधान के 19 के आर्टिकल 19 के 2 में है। तो इस वीडियो में है जो है फ्रेंड्स हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में जो है अभी हम लोग भाग 3 ही पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में जो सबसे विशेष चैप्टर जो है भाग 3 है, क्योंकि यह मानव के अधिकारों से संबंधित है, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार हैं ये, और इसलिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, विशेष चैप्टर है, और इसी से जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए जो है ये अलग अलग पार्ट में, यानी कि अधिक पार्ट में जो है ये वीडियो बन रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन फ्री पढ़ते रहिए। अब अभी तक हम लोगों ने जो है विस्तृत रूप से 19 तक के विशेष तथ्य को समझ लिया। अब आर्टिकल 20 से लेकर आगे तक के विशेष तथ्य को अगले पार्ट में समझेंगे। भाग 3 में ही बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की ही बात करेंगे, जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के विवरण जो है वो हम भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।